देखिए बेटा, डेरिवेशन ऑफ ई इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। तो आप क्या करेंगे, ये आपकी रिंग है इस तरह की, इससे एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है आपका ये वाला। तो रिंग बहुत सारी टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है, तो ऐसे पूरे टुकड़े आप मान सकते हैं। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इस तरह की रिंग मान लो, ऐसी मान, और ऐसी है तो यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लिया, ऐसा भी देख सकते हो आप, वो इधर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे भी समझ सकते हैं। मैंने एलिमेंट यहाँ पर ले लिया इस तरह से, तो इस एलिमेंट को मैंने डीएम बोल दिया। ठीक है ना। अब यहाँ देखो बेटा, सारे एलिमेंट्स के कारण डी वेक्टर्स की डायरेक्शन अलग आ रही है, तो मैं आपको यहाँ स्टेप्स बता रहा हूँ इस वेक्टर इंटीग्रेशन। सेम 12th में भी एप्लीकेबल है, अगर आप उनको ध्यान रख पाए तो। ठीक है ना। जब भी आप वेक्टर चीज़ों को जोड़ेंगे ना, तो डायरेक्टली नहीं जोड़ देते, 3 स्टेप प्रोसेस होती है। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे आप जो स्मॉल एलिमेंट लिया है उसका मैग्नीट्यूड, ये जो डीएम की वजह से होगी, आर रेडियस मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस आर मान लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग पॉइंट मास के कारण। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस मास डीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब आर स्क्वायर क्या होगा आपका, वो लिख दीजिए, जी डी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। देखो ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है सबको। तो ये पहला स्टेप है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 12th में बहुत स्ट्रेस देता हूँ मैं शुरू में, इससे जल्दी बच्चों को आ जाता है, और फिर गलती नहीं होती। नहीं तो हम किसको इंटीग्रेट करें। तो जब भी आपके वेक्टर्स ऐसे हो जिनकी डायरेक्शन अलग अलग हो, अलग अलग डायरेक्शन है ना, तो इनको ऐड करने का सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि आप डी वेक्टर लिखिए। ठीक है। दूसरा वेक्टर क्या है, आप डी वेक्टर लिखिए, यहाँ मान लेता हूँ ये थीटा एंगल। दूसरा स्टेप है, आप पूरा डी वेक्टर लिखेंगे बेटा इसमें। ठीक है। तो क्या लिखते हैं, डी वेक्टर कंपोनेंट करके लिखेंगे। जैसे मान लो मैंने इधर एक्स मान लिया, इधर वाई मान लिया, ऐसे मान लेता हूँ। चलो। ठीक है। तो आपका अट्रैक्टिव है बेटा इसमें उल्टा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एरो इधर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे इसको अगर, तो इधर बस, और कोई डिफरेंस नहीं, उसमें भी ऐसा ही होगा। तो डी वेक्टर कितना होगा बताइए आयुष, क्या लिखूं, डी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, आई कैप और जे कैप में, कैसे लिखेंगे। हाँ, डी कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस, हाँ, माइनस आई कैप में एक्स इधर मान लिया ना, प्लस डी मॉड ऑफ डी साइन थीटा जे कैप। देखो बेटा कोई दिक्कत तो नहीं। ये सेकंड स्टेप है इस तरह के वेक्टर इंटीग्रेशन में। पहला स्टेप है आप मैग्नीट्यूड लिख दीजिए केवल। दूसरा स्टेप है आप स्मॉल जो वेक्टर है जिसको आपको ऐड करना है उसको आई कैप जे कैप की फॉर्म में लिख दीजिए। अब ये आई कैप जे कैप अलग अलग कंपोनेंट है। अब थर्ड स्टेप में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन डी वेक्टर। अरे इधर मान लिया यार, एक्स इधर मान ली, ताने क्या करो, एक्स इधर मान ली बेटा, एक्स इधर मान ली। क्या कह रहे हो, नहीं इधर आ रहा है ना, ये डी वेक्टर की डायरेक्शन इधर ही तो है। इधर डीएम मास के कारण फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अलग टुवर्ड द मास है ना। और ये आई कैप इधर, एक्स इधर माना है ना। आगे क्या, अरे ले यार, आई कैप इसको कह रहा है पॉजिटिव है ना। हाँ सही है। तो डी कॉस थीटा आई कैप प्लस डी साइन थीटा जे कैप। ठीक है। हाँ तो आप, अब सारे आपको ये ऐड करने बेटा, तो एक बार यहाँ पर बहुत बार ऐसा होगा कि आपको दोनों इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, कि यहाँ पर आपने ये एलिमेंट मान लिया, तो जैसे आपने ऐसा एलिमेंट माना ऐसे यहाँ पर भी होगा, जैसे यहाँ पर है ऐसा यहाँ पर भी होगा। ठीक है ना। तो इस वाले एलिमेंट के कारण इंटेंसिटी किधर आएगी, इधर आएगी इंटेंसिटी। इस वाले एलिमेंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी, और ये भी थीटा है। ठीक है, ये भी थीटा होगा ना, सेम बिल्कुल।
तो आपका ये कंपोनेंट कॉस थीटा आएगा और ये कंपोनेंट क्या आएगा, साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है ना। तो कॉस थीटा वाले देखो ऐड हो रहे हैं और साइन थीटा वाले कैंसिल हो जाएंगे हमेशा। तो आप जब इंटीग्रेशन करें तो इस साइन थीटा को जो आप जीरो को लिख सकते हैं, बट बोर्ड में भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जरूर लिख देंगे ड्यू टू सिमेट्री, ऐसा कह रहा हूँ, नहीं तो नंबर काटेगा बेटा, क्यों जीरो कर दिया, या तो इंटीग्रेशन करके जीरो करके बताओ। एक लाइन लिख दोगे ड्यू टू सिमेट्री, मैं इसको जीरो कर देना। ठीक है ना। तो बस अब आगे डायरेक्शन भी क्लियर है आपकी, आई कैप हो जाएगी इस डायरेक्शन में टुवर्ड द सेंटर। और जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना हो जाएगा, डायरेक्शन तो क्लियर हो ही गई, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसकी जगह क्या कर देंगे, जी टी एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर देंगे। देखो, तो ये जी डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, और ये कॉस थीटा आ जाएगा। इंटीग्रेशन जी डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अब आपका क्या है, कॉस थीटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सारा कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, जी कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये बन गया टोटल मास, बन गया इसका टोटल मास बन गया। ठीक है, क्योंकि आपका ये पूरा इंटीग्रेशन बाहर आ गया। इंटीग्रेशन डी है, मैं लिख दूं पहले, चलो लिख देते हैं, इंटीग्रेशन डी। तो cos थीटा की वैल्यू भी डाल देते हैं साथ में। अब जी एम टोटल मास अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि सारे डीएम्स के लिए कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है, देखो दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, तो बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा उसको कि थीटा बाहर कैसा आ गया, तो वेरिएबल है, ऐसा तो नहीं लग रहा। ये कोन बनेगा ना, तो कोन के बेस के लिए तो सारा थीटा कांस्टेंट रहता है एक तरह। ठीक है, तो सारे एलिमेंट के लिए थीटा तो वही है, एक्स भी वही है, आर भी वही है। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आ गई, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपका मैग्नीट्यूड ये कितना आ गया, के क्यू एक्स जी एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 आ गया, जी एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 आ गया आपके पास फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ये आंसर आ जाएगा।